नमस्कार, मैं हरीशचंद्र यादव। आप देख रहे हैं रसायन विज्ञान का यूट्यूब चैनल। और आज हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसका पहला पार्ट हम पिछले वाली क्लास में दे चुके हैं। आज उसी का दूसरा पार्ट देखेंगे। चलिए शुरू करेंगे। आप लोग स्वस्थ होंगे, हमें विश्वास है। आप बस शुरू कर दीजिए। देखना, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को आपको हर चीज़ें वो मिलेंगी जो आपके मन में बैठा हुआ है, वो कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। कल की वीडियो में थोड़ा सा कह सकते हैं टेक्निकल इशू के कारण जब हमने हाइड्रोजन अणु के बारे में बताया तो थोड़ा सा, बस ज़्यादा नहीं, 1-2 मिनट का जो वीडियो पाज हो गया था, आगे चल करके कट गया था वीडियो। आज हम चाहेंगे उसके बारे में बता दें। वो टेक्निकल इशू आ जाने के कारण बॉन्ड ऑर्डर निकालते समय ही मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुंच रही थी, इसलिए वीडियो को वहां से एडिट करके हटा दिया गया। तो चलिए आज बता देते हैं कि आप लोग यहाँ तक पहुँचे थे कि जब हम हाइड्रोजन का बीओ निकाल रहे थे तो आपको बताए थे कि ये हाइड्रोजन के जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं 1s1 1s1 यहाँ पर, और H2 का जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है जिसमें सिग्मा 1s और सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा स्टार 1s, इस यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन आए थे यहाँ पर। हम लिख देते कुछ इसी प्रकार से था, H2 और ये H। अब यहाँ पर जब बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे, यहीं पर कहीं पर वीडियो रुक गया था, तो चलिए आज उससे करेक्ट कर लिया जाता है। यहाँ पर बीओ जब निकालेंगे, नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2 होता है। यहाँ पर बॉन्डिंग में कुल 2 इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। आप बटे 2 करेंगे, ये आ जाएगा 2/2, कट करके आएगा 1। तो कहने का अर्थ हो गया कि बॉन्ड ऑर्डर यदि 1 आया है तो इस अणु में स्टेबिलिटी पाई जाएगी। चूँकि 0 नहीं है इसलिए इसकी स्टेबिलिटी पाई जाएगी। और इसमें एक बात और था, मैग्नेटिक बिहेवियर, ये भी नहीं हो पाया था। चलिए उसे बता देते हैं। इसके मैग्नेटिक बिहेवियर की बात करें तो यहाँ पर कहीं पर भी जो मॉलिक्यूलर डायग्राम बनाया गया है, यहाँ पर कहीं पर भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया है, इसलिए यह पैरा मैग्नेट ना होकर के यह डाई मैग्नेट होगा। इतना ही बचा था, उसे भी क्लियर किया गया। यानी कि ये अनुचुंबकीय ना होकर के प्रतिचुंबकीय होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो बीच में बना हुआ ये, इसमें कहीं पर भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया गया। यानी कि ऋण चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाएगा तो ये थोड़ा सा रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इतना ही था। चलिए अब थोड़ा सा आगे हम कुछ बड़े एग्जाम्पल्स को लेते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानना बहुत जरूरी है। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटलों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जैसे ये तो केवल मान लीजिए ये 1s तक चला, 2s तक जाएगा, लेकिन जब 2p कक्षक पर पहुंचेंगे तो वहां पर नाइट्रोजन तक का विन्यास कुछ और होता है। यहाँ भी ये लिख देते हैं, नाइट्रोजन तक का विन्यास कुछ और होता है, नाइट्रोजन के आगे का विन्यास कुछ अलग तरीके से होता है। इसे भी आप लोग जान रखेंगे। जैसे अगर कहें नाइट्रोजन तक का विन्यास तो कैसा होगा, यहाँ लिखेंगे नाइट्रोजन तक का विन्यास। अभी करके भी दिखाएंगे। नाइट्रोजन तक के विन्यास में सबको पता है, शुरुआत में आप लिखेंगे सिग्मा 1s, उसके बाद लिखेंगे सिग्मा स्टार 1s, उसके बाद सिग्मा 2s, फिर उसके बाद सिग्मा स्टार 2s। यहाँ तक बात क्लियर होती है। सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s और सिग्मा स्टार 2s, ये सारी चीज़ें यहाँ तक। उसके बाद जब बात आती है p ऑर्बिटल की, तो p ऑर्बिटल में पहले आता है, क्योंकि ये 2 ऐसे हैं जिनकी दोनों की ऊर्जाएं एक समान होती हैं, पाई 2px, ये लगभग बराबर होगा पाई 2py। ये ध्यान दीजिएगा, पाई 2px और ये पाई 2py हो जाता है। इन दोनों की ऊर्जाएं लगभग एक समान होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आएगा सिग्मा 2pz। अब ये तो लो एनर्जी लेवल की बात हो गई। अब जब हाई एनर्जी लेवल में जाएंगे तब स्टार लगेगा। ऐसे में
यहाँ पर करेंगे, दो ऊर्जाएं बराबर हैं, करेंगे पाई 2px, यहाँ पर स्टार लगा देंगे, लगभग बराबर कर देंगे, ये ऐसे लगभग बराबर है ये। यहाँ पर पाई स्टार 2py, ये दोनों बराबर करते हुए उसके बाद लगा देंगे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz यहाँ पर लगा देंगे स्टार। गाइस इसे ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, नाइट्रोजन तक का है ये, परमाणु क्रमांक 7 तक। और नाइट्रोजन से आगे यानी N2 से आगे अगर हम नियान तक की बात करें, यानी 2 तक की बात करें, तो इसमें भी ऐसा होगा, लेकिन थोड़ा सा परिवर्तन होगा। जैसे सिग्मा 1s कामा सिग्मा स्टार 1s कामा और सिग्मा 2s कामा सिग्मा स्टार 2s कामा। अब यहाँ पर देखिए, जैसे ये p ऑर्बिटल आ जाता है तो यहाँ पर पहले लिखेंगे सिग्मा 2pz, यहाँ पर ध्यान देंगे सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz के बाद ये दोनों ऑर्बिटल्स की ऊर्जाएं जो बराबर होने वाली हैं, यहाँ कर सकते हैं पाई 2px, लगभग बराबर है ये पाई 2py। यहाँ पर अब ये जो रहा ये यहाँ तक, ये लो एनर्जी लेवल में, जैसे यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये था, ये लो एनर्जी लेवल पे था, LEL में था, ऐसे ये भी LEL में ही होगा क्योंकि ये बिना स्टार का है। उसके बाद जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिलेगा दोनों ऊर्जाएं बराबर होंगी, सिग्मा पाई स्टार 2px, सबने सिग्मा भी लगा दिया, और पाई स्टार 2px लगभग बराबर होगा पाई स्टार 2py। और उसके बाद इसको हम बंद करेंगे, फिर बचता हुआ सिग्मा 2pz, सिग्मा 2pz को हम लास्ट में करेंगे, सिग्मा स्टार 2pz। बस यही विन्यास आपको ध्यान में रखना है, जहाँ पर स्टार लग जाएगा उसका लेवल हाई हो जाएगा, और जो बिना स्टार के होगा, चलिए जहाँ जहाँ पर बिना स्टार के है हम उसको अंडरलाइन कर लें। ये लो एनर्जी लेवल है, ये भी लो एनर्जी लेवल है, और ये भी लो एनर्जी लेवल है, ये भी लो एनर्जी लेवल है, और यहाँ पर यहाँ तक ये लो एनर्जी लेवल है। तो लो एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, तो ध्यान दीजिएगा ये नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। पता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन से ही उस अणु की स्टेबिलिटी का पता चलता है, यहाँ तक आपको ध्यान में रखना है। बाकी सारा का सारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत ही आसानी से हो जाता है। जैसे अगर हम बात करें कि नाइट्रोजन की, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जो हमने कहा था बड़ा वाला एग्जाम्पल आएगा, वो बड़ा वाला एग्जाम्पल छोटा मान करके करेंगे, क्योंकि जब आपको ये पता चल जाएगा विन्यास, तो विन्यास बहुत आसान हो जाता है। विन्यास के लिए पता चल जाए तो डायग्राम बनाना बिल्कुल इजी हो जाता है। जैसे N2 की बात करें, इसमें 2 नाइट्रोजन होते हैं, कुल मिलाकर के इसमें 14 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। कितने हुए? 14, क्योंकि एक नाइट्रोजन के लिए 7 होता है, तो दोनों मिलाकर के 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब 14 इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप विन्यास कर सकते हैं, जैसे ऐसे करिए। अगर डायग्राम के थ्रू जानना चाहें तो डायग्राम के थ्रू भी जान सकते हैं, यहाँ से आपको दिखाई देगा। ये डायग्राम के थ्रू जाना चाहें तो ऐसे, यहाँ पर ये हो गया, ये होगा आपके 1s का, ये 1s का हो गया, 1s2, यहाँ पर हम कर देते हैं 1s2, यहाँ पर नाइट्रोजन करेंगे, यहाँ पर करेंगे नाइट्रोजन, और यहाँ हो जाएगा N2। एटॉमिक ऑर्बिटल का कॉम्बिनेशन हुआ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना हुआ है। उसके बाद ये सिग्मा 1s, यहाँ सिग्मा स्टार 1s कर देंगे। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन चूँकि भरा हुआ है, और इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, दोनों को कंबाइन करेंगे तो ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा, और ये यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। फिर हम इसी प्रकार से बात करते हैं 2s2 की।
ये देखेंगे यहाँ पर 2s2, इसमें भी भरेंगे 2s2, इसमें भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें भी आएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर लो एनर्जी लेवल में जो सिग्मा 2s है इसमें भी आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर भी सिग्मा स्टार जो 2s है इसमें भी आ जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ तक सबको बहुत आसानी समझ में आएगा क्योंकि यहाँ पर यस का मैटर होता है, सब क्लियर। जब आप पी पर कहीं पहुँचेंगे तो देखिए पी पर थोड़ा सा ये ऑर्बिटल डायग्राम बढ़ जाता है, ये ऐसे हो गया, इसको आप अन्य तरीके से भी बना सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, बस केवल एक सही डायग्राम बनना चाहिए। यहाँ पर नाइट्रोजन में जो 2p ऑर्बिटल आएगा यहाँ ऐसे करेंगे, ये हो गया, ये आपका 2p है जो कि ये px कहलाएगा, py कहलाएगा और pz कहलाएगा। यहाँ पर भी px हो जाएगा, py हो जाएगा और ये pz हो जाता है। कुल मिलाकर के अगर बात करें तो 1s2 2s2 4 ही हुआ, 3 और होगा तब जाकर के 7 होगा। ये यहाँ पर कह सकते हैं 1 2 4 हो गया, 4 3 ये 7 हो गया, यहाँ पर भी वही 3 हो गया। अब आप पहुँचेंगे इस आधार यहाँ पर कि इन दोनों की ऊर्जाएं एक समान है जो कि पहले लिखे गए हैं। यहाँ ऐसे 2 ही ऑर्बिटल हैं, पाई 2px पाई 2py, उसके बाद आया हुआ है यहाँ पर सिग्मा 2pz, और उसके बाद यहाँ पर ये दोनों ऑर्बिटल होंगे पाई स्टार px पाई स्टार py और यहाँ पर सिग्मा स्टार 2pz। अब ध्यान दीजिए ये तो पूरा हो गया, यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन ये 3 इलेक्ट्रॉन ये 6 इलेक्ट्रॉन है। बारी बारी करके आप पहले लो एनर्जी लेवल भरेंगे, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, 1 यहाँ, 3 भर गया, अभी 3 और बचा हुआ है, तीनों को आप फिर यहाँ पर फिल कर दीजिए, ये हो गया। अब कुल मिलाकर के 6 इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग हो गया। अब 6 इलेक्ट्रॉनों का फिलिंग हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तैयार हो गया, एटॉमिक ऑर्बिटल तो पहले से तैयार था। अब बात कर लें इसकी स्टेबिलिटी की, क्या ये स्टेबल है या नहीं स्टेबल है। तो जब इसकी स्टेबिलिटी देखते हैं तो उसके लिए बॉन्ड ऑर्डर का जानना आवश्यक होता है। बॉन्ड ऑर्डर बराबर नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बाई 2 करते हैं। ऐसा करने पर आप बॉन्डिंग को चेक करिए, बॉन्डिंग में ये है बिना स्टार का, बॉन्डिंग में ये हो गया, और बॉन्डिंग में ये जितने बिना स्टार के यानी 2 2 4 2 6 2 8 2 10, कुल मिलाकर के 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे हैं जो बिना स्टार के हैं। और फिर जो एंटी बॉन्डिंग है, जो स्टार युक्त ऑर्बिटल होते हैं उसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या देखते हैं। यहाँ पर ये 1s सिग्मा 1s हो गया, स्टार 1s 1 हो गया, 2 हो गया, और यहाँ पर कोई नहीं। दिन 2 ऑर्बिटल ऐसे हैं जो फुलफिल्ड भरे हुए हैं, तो 2 और 2 ये 4, कुल मिलाकर के 4 इलेक्ट्रॉन जो है एंटी बॉन्डिंग के हैं, बटे 2 करेंगे, ये आएगा 6/2, तो मिल जाएगा आपको 3। अक्सर आप देखे होंगे नाइट्रोजन और नाइट्रोजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है वो ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्डिंग होती है, यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। तो कहने का मतलब ये स्टेबल मॉलिक्यूल है। अनस्टेबिलिटी तभी आएगी जब इसकी वैल्यू BO की वैल्यू 0 होगी। यहाँ BO की वैल्यू 3 आई हुई है, इसलिए यह कंपाउंड जो है, यह मॉलिक्यूल स्टेबल मॉलिक्यूल के दायरे में आता है। बात आपको समझ में आई होगी। अगर हम इसके बात कर लें MB की, मैग्नेटिक बिहेवियर की बात कर लें, तो मैग्नेटिक बिहेवियर में आप देखिए यहाँ तो सब फिल भरे हुए हैं, एकदम यहाँ पर सब फिल हो गए हैं, लेकिन यहाँ पर ऊपर देखिए अनफिल्ड है, और अनफिल्ड में कहीं पर भी अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता है, तो सब पेयरिंग में है, इसलिए यह डाई मैग्नेट ही होगा, जिसको आप कहते हैं प्रतिचुंबकीय। इसे चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर ये प्रतिकर्षण की भावना रखेगा, आकर्षण की भावना नहीं रखेगा, थोड़ा सा ये प्रतिकर्षित होगा, आकर्षित नहीं होगा। आकर्षित होने के लिए अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी होता है। तो गाइस यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। यही एग्जाम्पल है जो हमने कहा था कि बड़े बड़े एग्जाम्पल आएंगे, यही ऐसे एग्जाम्पल होते हैं नाइट्रोजन के लिए। अभी हम ऑक्सीजन का भी करा देंगे, ये ऑक्सीजन का भी कराएंगे,
ऑक्सीजन के बाद O2 1 माइनस, O2 2 माइनस का भी कराएंगे, कॉम्बिनेशन कराएंगे दोनों का एक दूसरे के साथ, ये दिखाएंगे कि किसका मैग्नेटिक बिहेवियर कैसा होता है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल में इसको देखेंगे, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद हम बताएंगे O2 के बारे में। चलिए अब देखते हैं हम O2 के बारे में। यहाँ पर O2 के बारे में देखने का मतलब हो गया कि नाइट्रोजन से आगे नियान तक, यानी कि परमाणु क्रमांक 7 तक होगा तो हम ऊपर वाले की तरह विन्यास करेंगे। जब परमाणु क्रमांक 7 से आगे बढ़ जाए, जैसे ऑक्सीजन हो जाता है, तब विन्यास हम इसके अनुसार करेंगे जो नीचे लिखा गया है। तो थोड़ा सा इसमें बदलाव किया जाएगा। जैसे बदलाव में 2pZ पहले आएगा, यहाँ पर हम ये जो ऊपर लिखा गया है हम इसी को नीचे कर देते हैं, इसी में सुधार कर देते हैं। ये 2pZ जो होगा वह नीचे आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर सिग्मा 2pZ पहले, उसके बाद यहाँ पर ये जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों ऑर्बिटल हैं, ये पाई 2px और पाई 2py, ये बाद में हो जाएंगे। उसके बाद बिल्कुल सही है, जो जैसे है वैसे ही रहेगा, बस केवल आप 2pZ और 2pxy का ही केवल परिवर्तन करेंगे। पहले वाले में ये ऊपर नीचे था, ये वाला ऊपर था, अब ऑक्सीजन वाले में ये नीचे हो जाएगा और 2px 2py जो होगा वो बीच में रहेगा। लो एनर्जी लेवल में ही, हाई में नहीं जाएगा। हाई के जैसे हैं वैसे रहेंगे, लो एनर्जी लेवल में थोड़ा सा परिवर्तन होता है। अच्छा चलिए देखते हैं, इसमें यदि हम ऑक्सीजन लेते हैं, इसे हम हटा करके ऑक्सीजन अणु लेते हैं, और ऑक्सीजन में कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या अगर देखी जाए, एक एक करके देखेंगे। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 होता है, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या यहाँ पर 16 होती है। तो यहाँ देखिए 1s2 2s2, अगर बात करें ऐसे 1s2 2s2 2p 2 2 4 और 4 ये 8, ऐसे होगा ये ऑर्बिटल कह सकते हैं एटॉमिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो जब 4 हो जाएगा तो यहाँ पर भर देंगे हम 4, फिर यहाँ भर देंगे 4, ये कुछ इस प्रकार से होगा। यहाँ तब तो क्लियर होगा, क्योंकि जैसे उसमें भरे थे नाइट्रोजन में, बस वैसे ही यहाँ पर भी भरा जाएगा। यहाँ जोड़िए 2 और 2 ये 4 4 4 8 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं। देखिए 1 2 3 4 5, उल्टा हो गया, 5 और ये 6, फिर 7 और ये 8। अब आप देखेंगे कि 2 इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में जा रहे हैं px के। जब इसके स्टेबिलिटी की बात होगी तो आप करेंगे BO और निकालेंगे BO में नंबर ऑफ बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग बाई 2 करेंगे। यहाँ पर नंबर ऑफ बॉन्डिंग बार के 2 इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 हो गया, 4 2 6 2 8 2 10, 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। माइनस करेंगे एंटी बॉन्डिंग में स्टार वाले गिनेंगे, 2 2 4 और 2 ये 6, कुल मिला करके 6 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में होंगे, और ये बटे 2 करेंगे। यहाँ पर 10 में से 6 निकालेंगे, बचेंगे 4, बटे करेंगे 2, आ जाएगा यहाँ पर 2। यानी अब इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया है 2 आया है, और 2 होता है स्टेबल। और प्रायः देखे होंगे ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में जो कोवैलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है वो डबल बॉन्ड की पाई जाती है, इसलिए इसका बॉन्ड ऑर्डर 2 होगा और ये स्टेबल का मॉलिक्यूल भी होगा। इसके साथ अगर हम इसके MB की बात करें, मैग्नेटिक बिहेवियर की अगर हम बात करें, तो आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर 2 अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। यहाँ लिख सकते हैं 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह टाई न होकर के यह पैरामैग्नेट होगा, जिसको आप कहते हैं अनुचुंबकीय। ये अनचुंबकीय ऑफ, ये अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको हम अनचुंबकीय कहेंगे। और यही यदि चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाते हैं तो आकर्षित होते हैं। इसी की व्याख्या VBT नहीं कर पाया था, VBT इसको प्रचुंबकीय कहता था। लेकिन अब आप देख ही लिए कि जब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तो अनपेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल में दिखाई देते हैं, और ये अनचुंबकीय प्रॉपर्टीज को अपने पा सकता है। यही सारी बातें थी जो VBT नहीं पुष्टि कर पाया था, वो जा करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पुष्टि करता है। तो ऑक्सीजन जो होगा वो अनचुंबकीय होगा। गाइज आप इसका स्क्रीनशॉट दीजिए, आप वीडियो को पॉज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, ये हो गया ऑक्सीजन का। अब यदि कहीं कहा जाए कि देखिए
हमें ऑक्सीजन O2 1 नेगेटिव चाहिए, 1 नेगेटिव के लिए करिए। अच्छा 1 नेगेटिव का मतलब होगा कि एक इलेक्ट्रॉन कहीं से और आ गया। अब किसी में भी, चाहे आप इस ऑक्सीजन में रख दीजिए और चाहे इस ऑक्सीजन, हम इसी ऑक्सीजन में कर देते हैं। इसमें जो आपको 4 इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा था, अब ये हो गया कितना, 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। यहाँ पर तो उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि हमने ऑक्सीजन में नेगेटिव इधर लगा दिया। यहाँ पर देख रहे हैं कुल मिला कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 2 2 4 1 5 हो गए। अब एक इलेक्ट्रॉन और आगे बढ़ जाएगा। बस ऐसे ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन O2 में बढ़ जाएंगे। O2 में कुल पहले 16 था, अब हो गया इलेक्ट्रॉनों की संख्या कुल 17। बॉन्ड ऑर्डर भी हम तुलना करेंगे, कंपेरिजन करेंगे O2 में, O2 1 नेगेटिव में, O2 2 नेगेटिव में, सारी तुलनाएं होंगी। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पर अगर हम BO की बात करें तो BO में पहले 6 इलेक्ट्रॉन थे एंटी बॉन्डिंग में, अब की बार यहाँ पर कुल 7 इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में हो गए। 10 में से 7 निकालेंगे यहाँ पर, अब जाकर के 3 बच गया और 3 को 2 से भाग करेंगे तो आ जाएगा 1.5। अब आप देख रहे हैं कि O2 के लिए यहाँ पर हम एक सारणी बना दें। ये सारणी ऐसे कर लेते हैं, ऐसे यहाँ पर हम इस प्रकार से करें। ये है आपका O2 और ये है O2 1 नेगेटिव, छोटा है ये, ऐसे कर लें। ये सारणी जान रही है, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पर कर लेते हैं, ये है O2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर आया था 2, और O2 के पास अगर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाता है 1.5। अब ऐसा करें, O2 के पास 2 नेगेटिव कर दें। यहाँ पर यदि आप 2 नेगेटिव करते हैं तो जो 17 हुआ आपकी बार 18 हो गया। दोनों पर एक एक नेगेटिव चार्ज लगा देते हैं, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ जाती है। और बढ़ जाने से अब की बार देखिए पेयरिंग यहाँ हो गई, ये पेयरिंग यहाँ पर हो गई। अब जो आप 7 इलेक्ट्रॉन देख रहे थे एंटी बॉन्डिंग में, अब उसी की संख्या हो जाती है 8। अब यहाँ पर यानी कि 10 में से 8 निकाल देंगे, ये बच जाएगा 2 और बटे कर देंगे 2, ये आ जाएगा इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 हो जाएगा। अब बिल्कुल O2 2 नेगेटिव में इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 1। बस इतना जानना है। कहीं कहीं पूछता है कि अब कंपेरिजन कीजिए O2 1 नेगेटिव, O2 2 नेगेटिव में बॉन्ड ऑर्डर कैसा होता है, कौन होता है स्टेबल, कौन होता है अनस्टेबल। तो आप जानेंगे कि O2 1 नेगेटिव जो होता है वो अनस्टेबल होता है। O2 और O2 2 नेगेटिव, इसकी स्टेबिलिटी अधिक होती है अगेंस्ट इसके O2 1 नेगेटिव के। अगर स्टेबिलिटी का क्रम कहा जाए तो आप ऐसे कह सकते हैं कि अनस्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी, O2 1 नेगेटिव की, ये अनस्टेबल होगा। इससे ज़्यादा स्टेबल ये O2 2 नेगेटिव होगा, और सबसे ज़्यादा स्टेबल जो होगा O2 होगा। ये स्टेबिलिटी है O2 का। क्यों? क्योंकि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होता है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होता है उसकी स्टेबिलिटी कम होती है। और जिसमें बॉन्ड ऑर्डर जो है पॉइंट के रूप में आ जाए, जैसे 1.5 आया हुआ है, तो इसकी स्टेबिलिटी जो होती है वो कम होती है। तो सबसे कम स्टेबिलिटी होती है इसकी। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और कोई समस्या होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे। बाकी आप देख ही रहे हैं, बस थोड़ा सा केवल अंतर है N2 और O2 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के क्रम में। बस केवल इतना कि यहाँ पर 2px और 2py को पहले लिखते हैं, और इस वाले में 2pz के बाद 2pxy 2pz को लिखा जाता है। चलिए देखते हैं, एक प्रश्न है यहाँ पर। प्रश्न ये है कि H2 1 पॉजिटिव और H2 1 नेगेटिव, H2 1 पॉजिटिव और H2 1 नेगेटिव में कौन ज़्यादा अस्थायी है? कौन ज़्यादा अस्थायी, ये प्रश्न दिया जा रहा है कि H2 1 पॉजिटिव और H2 1 नेगेटिव में कौन ज़्यादा अस्थायी है। देखिए, जब भी आपको स्टेबिलिटी ज्ञात करना हो तो उसके लिए सॉल्यूशन यही है कि बॉन्ड ऑर्डर को चेक किया जाए। जिसका बॉन्ड ऑर्डर अधिक होगा उसकी स्टेबिलिटी अधिक होगी, और जिसका बॉन्ड ऑर्डर कम होगा उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। जैसे H2 की बात कर लें तो यहाँ पर ऐसे
ये है आपके H2 यहाँ पर करेंगे और यहाँ पर हम कर लेते हैं H। ध्यान देंगे यहाँ पर 1 पॉजिटिव है तो 1 पॉजिटिव आप कहीं पर भी लगाइए, यहीं लगा देते हैं और यहाँ पर H वैसे रहेगा तो 1s और ये भी 1s, यहाँ पर सिग्मा 1s, यहाँ पर सिग्मा स्टार 1s, यहाँ पर चूँकि H पॉजिटिव है, H पॉजिटिव मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ जीरो हो जाएगा। H में केवल एक इलेक्ट्रॉन पाया गया तो उसी एक इलेक्ट्रॉन को भर देंगे यहाँ पर। तब यदि हम इसके BO को निकालते हैं तो नंबर ऑफ बॉन्डिंग में केवल एक इलेक्ट्रॉन है, एंटी बॉन्डिंग में 0 है, बटे करेंगे यहाँ पर 2, ये आ जाएगा 1/2, यानी कि ये 0.5 आ जाएगा। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर आया है 0.5 तो निश्चित है ये अनस्टेबल ही होगा क्योंकि पॉइंट में आया हुआ है या भिन्न में आया हुआ है। और दूसरे की बात करें, यहाँ पर इस हाइड्रोजन की बात करें, इस हाइड्रोजन में H2 नेगेटिव है, यहाँ पर H2 कर देंगे, यहाँ पर H नेगेटिव कर देंगे, यहाँ पर H कर देंगे। H करेंगे तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन भरा जाएगा और यहाँ पर सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s की बात करें, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि एक नेगेटिव आया हुआ है। अब कुल मिला करके 2 1 3 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 हो गया, 2 1 ये 3। अब अगर हम इसके BO की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ है, 2 और यहाँ से 1 को घटा लेंगे, बटे करेंगे 2, ये हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर भी 2 और 1 घट करके आ जाएगा 1/2। यहाँ पर कुछ हमने लग रहा है 1 - 0 तो एक ही होगा, 0.5 हो गया। और ये दूसरे वाले में यहाँ पर भी 2 यहाँ पर है, 1 घटा लेंगे तो बचेगा 1, यहाँ पर भी आएगा वही, यानी कि दोनों में अगर देखा जाए तो बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया हुआ है। दोनों में ज़्यादा कोई नहीं अस्थाई है। ये प्रश्न जो है जो दिया गया ज़्यादा अस्थाई होगा तो लिखेंगे कोई अस्थाई नहीं है, लगभग दोनों का अस्थाई तो एक समान होता है। हाँ ये हो सकता है यदि हाइड्रोजन को इसी में जोड़ लिया जाए, यदि इसी में हाइड्रोजन को भी जोड़ लिया जाए। चलिए प्रश्न को बढ़ा लेते हैं, H2 1 पार्टी व H2 में कौन ज़्यादा अस्थाई है, तो यहाँ पर हम H2 के लिए भी बना लें, हो सकता है प्रश्न में थोड़ा सा करेक्शन करने की ज़रूरत पड़े। तो यहाँ पर देखेंगे कि 1s और यहाँ पर भी 1s, यहाँ पर H2, यहाँ पर है H, यहाँ पर है H, यहाँ पर सिग्मा 1s और ये सिग्मा स्टार 1s, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, यहाँ करेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 0। तब हम इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लें तो 2 - 0 और बटे करेंगे 2, ये आ जाएगा 1। चलिए यहाँ पर क्लियर हो गया कि H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर आया हो 1 आया है, H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर 0.5 आया हुआ। इसलिए अगर स्टेबिलिटी की बात करें तो H2 का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो अच्छा आया हुआ है, ये मोर स्टेबल होगा। H2 पॉजिटिव और कह सकते हैं H2 नेगेटिव, इन दोनों की स्टेबिलिटी एक समान होगी, लेकिन इनकी स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि H2 का कोई ना कोई बॉन्ड ऑर्डर आता है, वो आया है कितना 1 और इन दोनों का आया है 0.5। इस प्रकार से आज के क्लास में हम लोगों ने देखा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे सबको करा दिया गया और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पूरी भी हो गई। हमें विश्वास है आप लोगों को अच्छे समझ में आया हुआ होगा और यदि कोई समस्या होती तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसको इंगित करेंगे। फिर हम अपने अगले वीडियो में अगर कमेंट में कोई आपका क्वेश्चन रहता है तो उसका जवाब हम जरूर देंगे। बस आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।